नमस्कार, मैं नीतीश तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गढ़वा न्यूज़ 24। आज मैं मौजूद हूँ कांडी के अपने ऑफिस पे। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं शशांक शेखर द्विवेदी जी, यूथ दृष्टि यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान सचिव मेरे साथ मौजूद हैं, और दूसरा राजीव रंजन सिंह उर्फ मंटू सिंह जो जेएमएम के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं विकास। जैसे कि जानते हैं आप सभी कि हमारे क्षेत्र में विकास कैसा है, हमारा भवनाथपुर विश्रामपुर यानी कि पूरे पलामू प्रमंडल झारखंड में विकास क्या है, हम विकास के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट में हम बात करेंगे यार, देखिए यहाँ पे हमारे साथ शशांक शेखर द्विवेदी जी हैं, इनसे हम बात करते हैं झारखंड में विकास कैसे किया जा सकता है, झारखंड के विकास का स्थिति क्या है। सबसे पहले गढ़वा न्यूज़ 24 को धन्यवाद कि आपने हमें अपना समय दिया ताकि झारखंड के बारे में हम आपको बता सकें, पलामू प्रमंडल के बारे में बता सकें, गढ़वा जिला हमारा आने वाला भविष्य कैसा हो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आप बुलाए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। झारखंड में विकास, आज राज्य अलग हुए आज 25 वर्ष हो गया, होने वाला है। 25 वर्ष में एक युवा अपना नौकरी ले लेता है, जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ साथ 25 साल में नौकरी ले लेता है। अब आप हमें बताएं कि झारखंड अभी भी हमारा नन्हा बच्चा जैसा है, क्योंकि जब झारखंड राज्य एक साथ 3 राज्य अलग हुआ था, बाकी राज्यों में आप जाकर के देखेंगे, वहाँ के राजधानी में घूम करके देखेंगे, वहाँ के छोटे छोटे जिलों प्रमंडलों में जाकर जब घूमेंगे तो लगेगा कि हम एक बड़े शहर में आ गए हैं। चाहे छत्तीसगढ़ का रायपुर हो, बिहार का पटना हो, इन सभी जगहों पर आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि झारखंड बहुत पीछे है। एक तरह से अंदर में अनुभूति होता है ऐसा, जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो लगता है कि हम अभी कोसों दूर हैं। आप हमें यह बताइए कि कांडी प्रखंड में 2000, हमें याद है जहाँ तक 2017-18 में 2-4 घंटा बिजली देना शुरुआत हुआ था। आज भले 22 घंटा हम लोग बिजली पा रहे हैं, लेकिन झारखंड को कब बिजली की आवश्यकता थी और जा करके हम लोग 5 साल 4 साल पहले बिजली पाए हैं। तो समझिए कि कितना पीछे है झारखंड, कितना पीछे है कांडी, कितना पीछे है गढ़वा। तो गढ़वा पलामू में पूरे बिजली की महामारी रहती थी, फिलामेंट जलते थे, स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत पड़ती थी। खैर ठीक है, आधुनिक सुविधाएं के अनुसार बदला है, लेकिन आधुनिक सुविधाएं अब समझ लीजिए कि जब 20 वर्ष जो पहले होना चाहिए था वो आज हो रहा है। आपको हम एक चीज और याद दिलाना चाहेंगे, झारखंड की बात कहेंगे तो कभी जब हंसी भी आता है, थोड़ा शर्मिंदगी भी लगता है। झारखंड में राजधानी रांची है, रांची में फ्लाईओवर एक बना है अभी फिलहाल में, वहां लोग जा करके युवा लोग सेल्फी ले रहे हैं। अब आप हमें बताइए कि झारखंड में पहली बार एक फ्लाईओवर बना, उसमें युवा लोग जाके सेल्फी ले रहे हैं। और बिहार में चले जाइए फ्लाईओवर, आप गड़बड़ा जाइएगा कि हमको किधर से चढ़ना है किधर से उतरना है। वहां कितना पहले भी मेट्रो का काम चल रहा है बिहार में, छत्तीसगढ़ राज्य में देखिए जाकर के वहां पर क्या स्थिति है। झारखंड में एक फ्लाईओवर बन रहा है तो लोग जाकर के सेल्फी ले रहे हैं। अब समझिए कि अभी 4 महीना पहले उसका उद्घाटन हुआ है। तो अब सोचिए कि हम लोग कितना पीछे हैं, एक फ्लाईओवर से कितना झारखंड के युवा खुश है। तो यहाँ मेट्रो तो दूर की बात है। तो यही है हमारा झारखंड। झारखंड के विषय में, झारखंड के विकास के बारे में आपके दृष्टिकोण से क्या सही लगता है? मैं विकास की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का जो चैनल जो भी चालू हुआ है उसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और रही बात जहां झारखंड के विकास की, तो अभी जो शशांक शेखर जी जो बात कहे लगभग वही बात है। हम विकास का बात कर रहे हैं और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जो सोच था, एक डेवलपमेंट का सोच था कि भाई यहाँ पे सबसे बड़ा खनिज संपदा हमारे यहाँ पर्याप्त है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उस ढंग से डेवलप नहीं हुआ है। तो उसके लिए उनका एक सोच था कि इसको एक जो है संपूर्ण राज्य, जो विकसित राज्य की श्रेणी में इसको लाया जाए और बड़े राज्य के साथ इसका विकास में कदम कदम मिला के बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ कहीं हो नहीं पाया और आज भी बहुत से राज्यों की तुलना में हम पीछे हैं। जहाँ एक साथ हम छत्तीसगढ़ उत्तराखंड को देखते हैं और झारखंड को देखते हैं, तो दोनों में बहुत सा अंतर समझ में आता है।
तो अब रही बात डेवलपमेंट के लिए, तो सरकारें लगभग हमको लगता है सबसे ज़्यादा भाजपा की सत्ता रही यहाँ पे, और आदिवासी के रहनुमा बहुत से लोग नेता भी बने। परिणाम क्या है वो हम सब देख रहे हैं। और अभी जो वर्तमान सरकार का गठन हुआ है, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विकास को लेकर, और इससे पहले भी इसके लिए लेकर संवेदनशील रहे हैं। जहाँ तक फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, तो एक नया, ठीक है जो भी है, लेकिन वो तो विकास का कम से कम शुरुआत तो की है हेमंत जी। इससे पहले विकास नहीं हुई थी क्या झारखंड में? नहीं, विकास था। विकास का कहने का मतलब देखिए, पब्लिक जनरेटेड जो है, मैंने पब्लिक के रेवेन्यू लेने के लिए हम जो व्यवस्था बनाते हैं कि हमको रेवेन्यू चाहिए, लेकिन जो हम रेवेन्यू ले रहे हैं उसके हिसाब से आप पब्लिक को क्या सुविधा दे रहे हैं। अगर पब्लिक सुविधा से सेटिस्फाइड है तो विकास हमारा समझते वो होता है, और ऐसा हमको नहीं लगता है कि अभी तक हुआ। शशांक भैया, विकास की, झारखंड में विकास का सबसे बड़ा चुनौती कौन सा है? क्या चुनौती है? देखिए, सबसे ज्यादा चुनौती यही हम कहेंगे, युवाओं को नौकरी देना, युवाओं के लिए शिक्षा का व्यवस्था करना, गरीब रेखा में जो आते हैं उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करना। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीजें जो होती है ना, वो हर घर की जरूरत है। अगर हमारे घर में हो, आपके घर में हो, अगर 5-6 सदस्य हैं तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, तो उनको शिक्षा की जरूरत है। आपके बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं, उनको स्वास्थ्य की जरूरत है। अगर हम लोग तो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, मध्यम वर्गीय को ज्यादा परेशानी होती है, उस परेशानी को हम लोग झेलते हैं। जो गरीब रेखा में आते हैं उनको एम्बुलेंस नहीं मिलता है, गाड़ी की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वो अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका कोई बात को, उनकी आवाज को कोई सुनता नहीं है। शिक्षा, थाली लेकर के खिचड़ी लेने जाते हैं बच्चे, पढ़ाई क्या करेंगे? जितने शिक्षक हैं खिचड़ी में लगे रहते हैं, बच्चा खाएगा कब उनकी भीड़ लगेगी, कब उनको बांटने की जरूरत है। तो खिचड़ी का माहौल जो है, हमें लगता है कि केंद्र सरकार को भी अब सोचने की जरूरत है कि अब ऐसा समय नहीं है कि बच्चे खाने के लिए स्कूल जा रहे हो, थाली लेकर के स्कूल जा रहे हो। उसको मतलब अब ऐसा होना चाहिए कि उसके बंद कर देना चाहिए। अगर उसी पैसा को हम शिक्षा व्यवस्था पर लगा दें, उसी व्यवस्था को हम, जितना ध्यान हम खिचड़ी पर लगाते हैं, अगर वो शिक्षक पढ़ाई पे ध्यान देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हमें लगता है कि आने वाला भविष्य झारखंड, भारत बहुत आगे बढ़ेगा। तो ऐसे झारखंड हमारा आगे बढ़ेगा। आने वाला 25 वर्ष हमारा कैसा हो झारखंड का, झारखंड के युवा हमारे कैसे पढ़ेंगे, कैसे यहाँ बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे ताकि बाहर जाने की जरूरत न पड़े। हमारे यहाँ से आप बताएंगे, देखेंगे, बेंगलोर कर्नाटका एक जगह है जहां पर यहाँ के युवा वहां जाकर के अपने ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कैसे कम हो, इसको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बात रह गई स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य में क्या है कि कुछ भी हुआ, थोड़ा भी कुछ हुआ तो कांडी, स्वास्थ्य और शिक्षा में आएंगे। सबसे बड़ा यहाँ पे क्या लगता है, क्या है कि कौन कौन सा चीज हो कि जो हमारा विकास में सबसे बड़ा चुनौती हो रहा है इस झारखंड के लिए? चुनौती, आप शिक्षा आपने बताया, स्वास्थ्य बताया, क्या किसानों के लिए सिंचाई की जरूरत नहीं है? जो बन रहे हैं नहर, सब तो फटते जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, अच्छी तरीके से काम नहीं हो रहे हैं। नहीं, हाँ, चुनौती अभी शिक्षा इसमें है, मेरा लिस्ट में शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है जी। लेकिन सबसे मेन चीज है चुनौती क्या है? एक तो रोजगार बताया, जिसे बेरोजगार बहुत लोग हैं जी, रोजगार देने की आवश्यकता है, किसानों के लिए काम करने की आवश्यकता है कि उन्हें कैसे हम फ्री बिजली कर दें ताकि वो सिंचाई कर सके। जैसे अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई, फ्री बिजली का, उसमें क्या था, 200 यूनिट बिजली, वो घर के लिए था, घर के लिए, वो किसानों के लिए नहीं था। बिल्कुल। अगर किसान खेत में पटा रहे हैं या अपना गेहूं पैदा कर रहे हैं, जो भी पैदा कर रहे हैं, तो वहां पे फ्री कर दें, वहां फ्री कर दें। अगर हम अपने सुविधा के लिए हम अपना घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, अगर उसको बंद करके अगर किसानों पर अगर हम ध्यान देंगे तो उनका पैदावार बढ़ेगा, उन्हें खुशी होगी। तो ऐसे किसान हमारे आगे बढ़ सकते हैं। युवाओं को अगर हम नौकरी देंगे तो वो पलायन की स्थिति कम होगी, तो वो यहाँ रोजगार लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। शिक्षा का अगर हम लोग ये करेंगे, पढ़ाई पर अगर ध्यान देंगे तो बच्चे बाहर क्यों पढ़ने जाएंगे। तो ऐसे हमारा आने वाला भविष्य झारखंड शिक्षित होगा। जब शिक्षित होगा, अच्छे लोग निकलेंगे, झारखंड के युवा बाहर निकलेंगे, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि झारखंड हमारा आगे बढ़ेगा, आगे विकास होगा। आपका क्या लगता है कि झारखंड के विकास में सबसे बड़ा चुनौती क्या है?
देखिए, हम इसको दो तरह से देखेंगे। पहला औद्योगिक विकास और दूसरा है कृषि विकास। अगर ये दो क्षेत्र में सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर उसको सही पैमाना तय करे तो निश्चित है कि झारखंड का विकास होगा। हमें सबसे पहले देखना है जो कृषि आधारित हमारी व्यवस्था है उसको हम डेवलपमेंट किसे करेंगे। आज क्या है कि हम योजना बना रहे हैं, योजना हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। लगभग कृषि दिखाने वाला, बस दिखाने वाला हमारे यहाँ समस्या है वो साबित हो रहा है। चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो। और राज्य सरकार की योजना में नहर वहर जो कहीं कहीं हमको लगता है बनता हुआ कहीं कहीं दिख रहा है, तो हमको इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। हम लोग यहाँ छोटे छोटे जो नदी हैं उनको माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में डेवलप करना होगा हमको। माइक्रो कौन सा सिस्टम है? कहने का मतलब कि छोटा छोटा जो नदी है उनमें से हम छोटे छोटे नहर को निकालें, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अगर हम करें, कहीं पहाड़ी एरिया अगर पड़ता है और पहाड़ी एरिया में बहुत बड़ा अगर हम नहर हम बनाए तो वो मुश्किल है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो व्यवस्था है उसको हम करके डेवलप उसी जगह से करें हम। ये नहीं कि हम अब सोन से पानी को लेकर हम जा रहे हैं बिशनपुरा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक तो टेढ़ी खीर हो गया। लेकिन वहां पर जो लोकल नदी है उसको हम कैसे करें, उसको लिफ्ट करके कैसे हम इरिगेशन में यूज कर सकते हैं, पानी भी स्टोर कर सकते हैं। पानी स्टोरेज का हमको व्यवस्था करना होगा। हम थोड़ा सा यहाँ के झारखंड के एक दो वैज्ञानिक इजराइल गए हुए थे। इजराइल तो बहुत विकसित है हमारा हर स्थिति में, लेकिन जो वैज्ञानिक यहाँ से चले जा रहे हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र के कुछ लोग चले गए वहां पे, तो वहां से जो सीख के आते हैं उसको यहाँ पे तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारे यहाँ कम से कम जलाशय की ऐसी सी व्यवस्था है कि हम चाहे तो ऊबड़ खाबड़ जो जमीन है उसको हम सिंचित कर सकते हैं, तो कृषि में कर दिए। अब जो भाई साहब बताए कि नहीं 100 यूनिट इधर माफ कर रहे हैं तो 100-200 उधर ही माफ कर दीजिए, तो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट होगा। ठीक है। अब औद्योगिक क्षेत्र में हमको क्या करना होगा कि हमको देखना होगा कि जो भी हमारे पास क्या खदान है, ठीक है, जो आपका आयरन का हो गया या बॉक्साइट हो गया या विभिन्न तरह का डोलोमाइट फिर आपका माइका हो गया, तो अभी बहुत सा माइका कोडरमा हजारीबाग का तो बंद है। अब ग्रीन ट्रिब्यूनल का मामला चल रहा है, पर्यावरण का मामला चल रहा है, तो उसको एक बहाना क्या है नहीं है उसको तो उतना डिटेल में हम जान नहीं पाएंगे। तो उसको हमको देखना होगा कि हम उड़ीसा ऐसा एक राज्य है हमारे बगल में, वहां पे उनका स्थिति बहुत बदतर था। वही माइंस मिनरल्स को उन लोग टैक्स लगाए, सेस लगाए और लगाकर उसी से अपना डेवलपमेंट का अच्छा खासा सांचा तैयार किए। हम लोग की क्या स्थिति है कि यहाँ पे चाहे सेल हो, चाहे बीसीसीएल हो, चाहे पीटीपीएस हो, अतरातु थर्मल हो, एनटीपीसी हो, सारा जितना भी सिस्टम है वो कहाँ हमारा शिफ्ट है? कलकत्ता में शिफ्ट है। कलकत्ता में शिफ्टिंग का मामला आज से नहीं, ये सुदेश महतो उनके समय भी हम थे राजनीति, मैंने हजारीबाग से हम पढ़े हैं, वहां पे उनका संक्रमण में आना जाना होता था। ये सब मामला उस समय भी उठता था और उस समय से आज भी वही स्थिति है, परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पे सत्ता बदल जाए, पार्टी बदल जाए, उससे कोई खास मतलब नहीं है। सोच लोगों का नहीं बदल रहा है, वही विकास में सबसे बड़ा बाधक है। हमको सोचना पड़ेगा कि हम आखिर किस चीज को पकड़ के और हम यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। हमारा माइंस मिनरल है, हमको क्या भाई, तो हमारा जो भी मान लीजिए कि 4 या 6 रुपए कोई चीज का माइनिंग किया उसको हम निकाल के और वही 4 रुपए में निकाले, कॉस्टिंग जो पड़ा उसमें हल्का सा लेके वो चला जा रहा है गुजरात माल या कहीं और जगह चला जा रहा है। लेकिन हमको क्या मिल रहा है उसके एवज में? हमको जो रॉयल्टी जो मिलनी चाहिए वो रॉयल्टी हमको तो मिल नहीं रही है। तो हमारे पास जब मेरा खजाना खाली रहेगा तो हम कहाँ से डेवलपमेंट करेंगे? और वही माइंस का चोरी हो रहा है, माइनिंग जो हो रहा है उसका चोरी हो रहा है, बालू से लेके आपका आयरन ओर से लेके बक्साइट तक हर कुछ चोरी हो रहा है, तो सब चीज चोरी हो रहा है। तो उस पर सभी लोगों को, हमको तो लगता है विकास के जब बात हो तो एक बनना चाहिए, एक चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, एक इन लोगों का एक कमेटी बनना चाहिए कि हम डेवलपमेंट कैसे करें। क्या है कि यहाँ पर जो है आपका आधा से अधिक व्यवस्था जो है माने पिछड़ी आदिवासी और भी लोग हैं जो कि मध्यम क्लास के लोग हैं, उनके लिए कोई योजना कोई ठोस कोई नहीं बना पा रहा है। सारा लोग बस वोट का हम कैसे कैलकुलेशन कर लें, कैसे किसी को खुश कर लें, उस समुदाय को खुश कर लें, इस खुशी करने के चक्कर में झारखंड का विनाश हो गया। विकास नहीं हुआ, विनाश पक्का विनाश है। हम कह रहे 25 साल का आप एनालिसिस कीजिए, उत्तराखंड का एनालिसिस कीजिए, छत्तीसगढ़ का एनालिसिस कीजिए और यहाँ का एनालिसिस कीजिए, देखिए हम कहाँ खड़े हैं। अभी स्थानीय स्तर पे आप देख लीजिए ना, यहाँ पे
विकास पुरुष जो हैं, जो माननीय पूर्व के थे, माननीय पूर्व के थे। मतलब भानु प्रताप शाही, अच्छा अच्छा। विकास पुरुष। अब विकास पुरुष का कहानी देख लीजिए, खुद आप देख लीजिए ना, कदवन से उनका राजनीति शुरू होता है और आज जो है कदवन से वो आपका, हमको लगता है कि वो दिल्ली गुड़गांव तक पहुंच गया। विकास निश्चित हुआ, लेकिन धरातल पर जिस टाउनशिप में वो रहे, टाउनशिप में वो लगभग हमको लगता है 2002 से रहे। अब 2 से रहने के बाद करीब 8 बार ऑक्शन हुआ, 8 बार सेल का ऑक्शन हुआ। वो ऑक्शन में कान में तेल डाल के पड़े रहे, उनको कोई चिंता नहीं हुआ क्या ऑक्शन हो रहा है, सेल कहाँ जा रहा है, किस स्थिति में है। आज भी लोग धरने पर बैठे हुए हैं, एक बार देखने के लिए। हाँ, 40 दिन हो गया, लेकिन अभी तक झांकी मार रहे नहीं आया। तो सोचिए, ऐसा ऐसा चश्मा लगा के लोग बैठे रहेंगे तो हम विकास का क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। झारखंड का शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो आप पहले कह रहे थे, शिक्षा व्यवस्था अभी तो झारखंड का स्थिति चरमाया हुआ है। बगल में स्कूल है, जितने भी हमारे 10+2 स्कूल हो या फिर हाई स्कूल हो या फिर मिडिल स्कूल हो, प्राथमिक विद्यालय हो, सबका स्थिति पढ़ाई के मामले में 0 होते जा रहा है। इसमें सुधार कैसे हो सकता है, इसको डेवलप कैसे किया जा सकता है? आपने सवाल किया कि सरकारी विद्यालय में स्थिति ठीक नहीं है शिक्षा का। मेरा ये सवाल है कि जो भी प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट अस्पताल होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, देखिए धड़ाधड़ काम होता है। बिल्कुल, बैंक में बढ़िया जाइए, एकदम अच्छे से काम होगा, घर बैठे आपको लोन मिल जाएगा, घर बैठे सब कुछ काम हो जाता है। लेकिन यही सरकारी में चले जाइए, लाइन लगा रहेगा, लिंक फेल है, तो बहुत सारे 10 तरह के बहाने मारते हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्राइवेट विद्यालय कैसे सुचारू रूप से चल रहा है, सरकारी क्यों नहीं चल पा रहा है। प्राइवेट के शिक्षकों का कम सैलरी है सरकारी की अपेक्षा, बहुत कम। जितना सरकार खर्च कर रही है सरकारी स्कूलों में, उससे कहीं कम खर्च में प्राइवेट स्कूल सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो क्या सरकार अगर यह ध्यान दे कि आखिर वो जो प्राइवेट विद्यालय कैसे चल रहा है, वो उसकी अगर ध्यान से, अगर गहनता से सोचेंगे उसके बारे में कि प्राइवेट स्कूल जो है इतने अच्छे तरीके से कैसे चल पा रहा है, तो उस तरीके से वो डेवलप करना चाहिए सरकारी स्कूलों को, ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने भी सुना होगा, एक मॉडल स्कूल के नाम से खोला गया था सीबीएसई पैटर्न पर, उसके आधार पर। वो बहुत अच्छी योजना थी। सीबीएसई के पैटर्न के आधार पर सरकारी विद्यालय को मॉडल स्कूल में चेंज करके वहां पर पढ़ाई की शुरुआत की जाएगी, लेकिन फ्लॉप हो गया। तो जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जो उसका सिस्टम के व्यक्ति हैं, वो क्या सोचते हैं कि जब वो प्राइवेट विद्यालय में रहते हैं तो सोचते हैं कि सरकारी शिक्षक या सरकारी नौकरी किसी तरह मिल जाए, फिर हम अपने आराम से अपना जीवन यापन करेंगे। उनकी सोच वैसी है। तो सबका सोच को चेंज करना होगा। जो शिक्षक पढ़ाने वाले हों, उनको यह पता होना चाहिए कि हमारे गांव के बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, हम अगर मेहनत करके उन्हें पढ़ाएंगे तो आने वाला भविष्य हमारा गांव, हमारा प्रखंड, हमारा जिला डेवलप होगा। तो ईमानदारी होनी चाहिए किसी काम में। तो सरकार को भी सोचने की जरूरत है, और सरकार में जो सिस्टम में जो बैठे हुए शिक्षक हैं या जो विद्यालय परिसर में जो भी अधिकारी हैं, वो अगर ईमानदारी पूर्वक सोचेंगे बच्चों के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, तो आने वाला भविष्य में सरकारी सिस्टम भी ठीक होगा, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो सकती है। शिक्षा का स्तर को इतना महंगा कर दे रहे हैं ना कि आम आदमी जो है उस पहुंच को, मैंने सोच ही नहीं सकता कि हम वहां पढ़ा सकते हैं। शिक्षा के लिए हमको मैंने केंद्र का भी जो व्यवस्था है, केंद्र का जो योजना है, मैंने टोटल नीचे से ऊपर तक एकदम गड़बड़ सिस्टम है टोटल। आज से हम लोग जो पढ़ते थे उसमें ठीक है, शिक्षा के नाम पर बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं था, लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था ठीक थी, एक सिस्टम था। आज मतलब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी लोग हैं वो एकदम उससे पूरा मैंने प्रेरित होके और राजनीति का एक अखाड़ा बन गया है, चाहे कोई भी स्कूल हो। और दूसरा बात क्या है उसमें कि आप जैसे खिचड़ी का बात बोले, अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि खिचड़ी, तो ठीक है, खान पीन होना चाहिए, आप उनका स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, लेकिन उसमें भी एक सिस्टम डेवलप कीजिए। खाना पूर्ति हर जगह हो रहा है, कि खाना पूर्ति से शिक्षा में सुधार नहीं किया जा सकता है। अब उसको सुधार करने के लिए पहला नंबर तो हमको एक अपना खुद एनालिसिस करना होगा कि हम अब शिक्षा में अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो हम एकदम नीचे से उसको हमको शुरुआत करना होगा कि नीचे से हम कैसे करें, क्या हम करें कि प्रारंभिक शिक्षा का जो स्तर हो
या ऐसा हो जाए कि कम से कम लड़का लोग को लगे कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, और उनके गार्जियन को लगे कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ा कुछ। तो ऐसा में हमको मॉडल देखना चाहिए, दिल्ली की तरफ थोड़ा सा देखना चाहिए, दिल्ली की तरफ ध्यान देना हाँ चाहिए। जाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल का देखना चाहिए। वहाँ का सिस्टम क्या है कि इंग्लिश मीडियम अलग है हाँ, व्यवस्था, हिंदी मीडियम अलग है, जैसा देश वैसा देश वहाँ पे हाँ। धर्म। लेकिन यहाँ झारखंड के शिक्षा पे कोई क्यों नहीं बोलता है, कोई नेता क्यों नहीं बोलता है? अब बताया ना आपको कि नेता का देखिए ना, किसी का यूनिवर्सिटी है, किसी का मेडिकल कॉलेज है, किसी का वो कौन बोलते हैं टीचर ट्रेनिंग का कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, ठीक है, किसी का अपना ये जनरल कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, सारे लोग का खुद सब नेता का है। हाँ। तो इन लोग क्यों चाहेंगे? कोई क्यों नहीं बोलता है? कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, कोई जनप्रतिनिधि भी हो, शिक्षा पे उंगली क्यों नहीं उठाता है? ये जनता को सोचने की जरूरत है। जनता जिस दिन सोचेगी कि जो नेता शिक्षा का बात करे, जो नेता स्वास्थ्य सेवा का बात करे, जो नेता झारखंड का डेवलपमेंट के बारे में बात करे, हम उसे वोट करेंगे। तो जनता यह देखती है, जनता को अब और भी सोचने की आवश्यकता है। जनता अब स्मार्ट हो चुकी है, लेकिन और अपने आप को और कैसे स्मार्ट बनाना है कि जो भी नेता आए, भैया हम इस योजना जो उन्हें सीधे तौर पे लाभान्वित करे, भविष्य में लाभान्वित हो या ना हो, त्वरित उन्हें क्या लाभ प्रदान हो रहा है जनता को, वो उस पर ध्यान देती है और उस पर जाकर के वोट कर देती है। और नेता जो है इसलिए शिक्षा की बात नहीं करते हैं, उन्हें पता है कि जनता का मूड क्या है। जनता का मूड है कि मैया सम्मान योजना को अगर हम देंगे तो वोट हमें प्राप्त होगा। लाकि जनता को, वही मैं कह रहा हूं कि जनता को यह ध्यान होता है कि त्वरित हमें लाभ कैसे। मैया सम्मान योजना नवयुवती जो बहन है, चाची है हमारी, माँ है हमारी, उन लोगों के लिए क्या लाभदायक होगी या जरूरत है, या उससे क्या असर पड़ेगा बाद में? देखिए, मैया सम्मान योजना को अगर सही रूप से इस्तेमाल करें, जो हमारी बहनें लोग जो इस्तेमाल कर रही हैं पैसे की, अगर वो सही जगहों पे अगर इस्तेमाल करें तो कोई खराब चीज नहीं है। अगर जिनके बच्चे हैं, देखिए सम्मान योजना तो मिल रहा है, लेकिन वृद्ध, विधवा, असहाय, इन लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। पेंशन बंद कर दिया, पेंशन बंद क्यों? इन लोगों को मिल रहा है, इन लोगों को नहीं मिल रहा है। हम सारा बात बता रहे हैं। तो मेरा पहले वो था, हम जिस बात पे थे कि मैया सम्मान योजना कोई खराब योजना नहीं है। अगर 2500 रुपए एक किसी महिला को मिल रहा है, अगर उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसकी पढ़ाई लिखाई में अगर वो खर्च पैसा हो रहा है, तो एक अच्छे जगह पे जा रहा है। लेकिन महिला अगर मतलब इधर उधर खर्चा करे अपने सुख सुविधा के लिए, जैसे बहुत सारी फिजूल खर्चियां जिसको बोलते हैं, अगर उसमें इस्तेमाल करे तो मैया सम्मान योजना का सही सोच नहीं है। मैया सम्मान योजना सही जगह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। और वृद्धा पेंशन जो है, जो 60 वर्ष के ज्यादा उम्र वाले जो बूढ़े लोग हैं, उन्हें यह योजना मिल नहीं पा रहा है वृद्धा पेंशन, जबकि उनका 1000 रुपया है महीना। तो सरकार के पास फंडिंग का कमी है। सरकार फंड कहाँ से जुटा पा रही है? सरकार फंड मोटरसाइकिल पकड़ करके, जिसके पास हेलमेट नहीं है उससे पैसा, ये बात में दम है, उस पैसा को वसूल करके हम अपना खाना पूर्ति करके हम मैया सम्मान योजना देने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक थाना में 30 मोटरसाइकिल पकड़ के भेजना है। अब वो सोचिए कि थाना वाला भी सोच रहा होगा कि हमें कौन सा ड्यूटी में लगा दिया गया है। हमें सुरक्षा पर काम करना चाहिए, जहां घटना घटा है वहां पहुंचना चाहिए, नहीं हमें 30 मोटरसाइकिल शाम के 6 बजे तक हमको चलान करके भेज देना है। वो सबसे बड़ा ड्यूटी है उनकी। बाकी काम करे या ना करे, 30 मोटरसाइकिल आप भेजिए रोज। मैया सम्मान योजना जाएगा कहां से? कैसे पैसा देंगे हम? सरकार कैसे पैसा देगी? रात में बालू चल रहा है, रात में बालू चल रहा है, वो वैध है। और आप बिना हेलमेट का चलिएगा, बगल में आपका घर है, अगर बाहर निकल रहे हैं तो अवैध है। वही पुलिस प्रशासन वहां भी है, रात में भी वही रहती है पुलिस प्रशासन। क्यों नहीं कार्रवाई करती? तो जाती है बगल से लेती है और निकल जाती है। क्यों नहीं कार्रवाई करती है भाई? आप बालू से पैसा क्यों नहीं निकाल रहे हैं? सरकार को बालू से पैसा निकाल सकती है, कर देना चाहिए था सब जगह, टेंडर निकाल दे। आप वहां से पैसा निकाल करके मैया सम्मान को दे सकते हैं। तो नहीं, उन्हें अवैध रूप से सरकार को भी पैसे की जरूरत है। आखिर बालू का पैसा कहां से आ रहा है? जितना अबू आवास आपने बनाया है, अब बताइए बालू कहां से लाए हैं? अगर हम सूचना के अधिकार से अगर हम मांगेंगे कि सरकार ने अबू आवास जो दिया है और अबू आवास जो बन करके तैयार है सब जगह पे, अब बताइए बालू कहां से लाए हैं?
सरकारी योजनाएं जितने गढ़वा जिला में या पूरे झारखंड में जो जो योजना, कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई सड़क बन रहा है, बताइए बालू आप कहाँ से लाए? अगर ये सवाल हम दागेंगे सरकार से तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो सरकार को दिन में बालू चले, दिन में अवैध रूप से सरकार के खजाने में पैसा भरे, उस पैसे को आप मैया सम्मान में डालें, तो ये अच्छा चीज होता है। जी 5 साल मुख्यमंत्री थे, बहुत रफ्तार से उनकी एक एक योजना इतनी प्रभावित करने वाली योजना था। 181 जो टोल फ्री नंबर था, 181 पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। एक प्रखंड विकास पदाधिकारी भी डरता था, एक थाना का दरोगा भी डरता था, बड़े बड़े अधिकारी भी डरते थे कि 181 पे कॉल चला जाएगा। और वो जब तक आपका जो फरियादी होता था, जब तक उनका संतुष्ट नहीं होते थे अपने कामों से कि आपका काम हुआ अथवा नहीं हुआ, कौन किसने घूस ले रहा है, कौन मांग रहा था, क्या हो रहा था, वो तब तक वो अधिकारी आपसे संपर्क में जुड़े रहते थे उस फरियादी के साथ। और वहां भी जब पूरा जटिल समस्या हो जाता कि अब सलटने लायक नहीं है, काम नहीं हो पा रहा था, तो सीधे मुख्यमंत्री जी बुलाते थे शनिवार को, हर शनिवार को। पूरे राज्य के एसपी, डीसी, सारे तमाम जिला, मतलब पूरे अधिकारी बैठे रहते थे और सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फरियादी के सामने अधिकारियों को फटकार लगाते थे। भले अधिकारी को यह बुरा जरूर लगता था, लेकिन राज्य की जनता आज भी उस वीडियो को बार बार देखती है और तरसती है कि रघुवर दास जी ने जो वो कार्य किया था, वो सच में जो फरियादी के सामने अधिकारियों को डांट करके उसका काम कराते थे, वो एक अच्छा चीज था। अधिकारी तो सिर्फ भ्रष्ट के जितना भी भ्रष्ट लोग हैं उन्हीं का वो करते हैं। वही हम क्या बोले, अब एक जैसे किसी प्रखंड में सीओ हो और किसी प्रखंड में थाना प्रभारी हो, जितना अच्छे लोगों से संपर्क में नहीं होंगे, उससे ज्यादा बालू दलालों से संपर्क में है। वो उन्हें ज्यादा जानते हैं, हमें कम जानेंगे कि शशांक शेखर कौन है, या विकास सिंह कौन है, या नितेश सिंह कौन है, नितेश तिवारी जी कौन है, वो उन्हें जल्दी नहीं जानेंगे जितना कि बालू के दलालों को और बालू जो ढोने वाले हैं, ठेकेदार हैं, उनको वो ज्यादा जानेंगे। तो उनकी ज्यादा मदद करते हैं, पता है कि वो पैसा कहाँ से आने वाला है। तो ये स्थिति है यार, झारखंड कैसे सुधरेगा? हम सिर्फ कांडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं। तो झारखंड इसलिए पीछे है। झारखंड में कोई पैसे की कमी नहीं है, कोई कोयला है, बालू है, क्या नहीं है हमारे पास। टोटल पूरे देश का 56.6% खनिज पदार्थ झारखंड में पाई जाती है, फिर भी हम आज पीछे हैं। यही एक अफसोस। यहाँ पे कोई नया नहीं है। यहाँ आप जयललिता जानते होंगे, उनका जयललिता से शुरू हुआ टीवी, ठीक ना, तमिलनाडु में वो जयललिता के यहाँ शुरू हुआ। अम्मा कैंटीन बाद में आया, उससे नहीं अम्मा कैंटीन, वो आया। उससे पहले आपका टीवी आया था वहाँ पे, हर घर में टीवी। कोणार्क एक कंपनी थी, उड़ीसा में थी वो, वहां से डायरेक्ट उठता था, उसका पब्लिक सप्लाई था, सीधे वहां चला जाता, तमिलनाडु चल जाता था। वहां पे उस समय 9,000 में लोग खरीदते थे टीवी और वहां जाता था। तो सिस्टम डेवलपमेंट जब हुआ था तो उसमें जो भी थे, हमारे सरकारी तंत्र था या सुप्रीम कोर्ट था, उसको हस्तक्षेप करना चाहिए था। कैसा, आखिर क्यों? लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं करता। स्वतः संज्ञान लेने का बहुत सा जगह, लेकिन लोग लेते नहीं है। और इसका परिणाम यह है कि आज स्थिति बद से बदतर होगा। और ये जो है मामा जी एक है बगल में हमारे मध्य प्रदेश के, अच्छा, हाँ, तो वहाँ शिवराज सिंह चौहान, तो वहाँ भी सिस्टम चला। वहाँ तो बहुत हाथ लिए, भाजपा वाले बहुत बगा गए, हम तो पूरा फिर कमबैक कर गए। तो अगर हेमंत जी करते हैं तो क्या कहें, जो आप किए वही हम कर रहे हैं। अब ये है कि हम लोग का थोड़ा सा तरीका बदल रहा है। हम लोग अब एक चीज है कि पेंशन जो है सो कि नहीं मिल रहा है बुजुर्ग लोग को, महिला, तो इसमें कंट्रीब्यूशन जो है केंद्र सरकार का 60% का है, 40% है। हाँ, तो वो कंट्रीब्यूशन को रोक के रखे हुए हैं। तो बताइए अब कैसे होगा? अब रह गया बात, अभी बोले कि नहीं सो गाड़ी जो है पकड़ा रहा है, हेलमेट चार्ज किया जा रहा है, 1,000 फाइन लिया जा रहा है, इसको पकड़ना है 30 गाड़ी। इतना तो डिटेल में हम ही जानते हैं, विपक्ष से इनका संवाद जानते होंगे शेखर जी। तो उसमें आपका है कि एक बार रघुवर सरकार जीते हुए थे जिस समय, 14 की बात बता रहे हैं, 25,000 फाइन हम खुद भरे हैं अल्बर्ट एक्का चौक के पास। मेरे साथ जो आदमी थे, हम तो वहां नहीं, वहां जो थे, 25,000 का फाइन गया था उनको। उस समय लोग माचिस मार देते थे गाड़ी में। तो हम एक राह के राहगीर हैं, तुम्हें मिल गया तो बहुत कुछ, हमें नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब हिसाब किताब है इन लोगों का, तो किसको कहिएगा?
केकर केकर धरू नाम और कमली ओढ़ले सौसे गाँव, जो हम लोग यहाँ कहावत है। अच्छा, इसमें बोलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। क्या क्या आपको यह लगता है कि मैया सम्मान योजना जो है जी हमारी बहन के लिए, हमारी बेटी के लिए, हमारी माँ के लिए, क्या आगे भी सही रहेगा या फिर वो उन लोगों के लिए नुकसान है? फ्री वाला जो सिस्टम है, फ्री फ्री फ्री, कोई देश का नाम बताया आप, वही सिस्टम होने वाला तो नहीं है। भगवान न करे कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा कि वेनेजुएला का अब हम लोग में अंतर है। हम लोग उससे तो स्ट्रांग जरूर हैं। अगर हम सिस्टम को सही ढंग से करें, हम तो बोले कि हमारे पास बहुत से मटेरियल है। आप बोले कि पूरे भारत का 55.5% 6% जो है यहाँ पे सारा खनिज पदार्थ है। तो हम लोग पढ़े थे, छठा क्लास में था कि जैसे रसिया में रूर जगह था, रूर, तो वही भारत का रूर इस झारखंड को कहा जाता था। उस समय संयुक्त बिहार था, लेकिन रूर इसको बोला जाता था। तो जब बिहार का हिस्सा कट गया तो रूर यही बचा। तो हमारे पास सब कुछ है। और मैया सम्मान योजना वैसा गलत नहीं है, लेकिन अगर उसका है क्या कि इनकम ऑफ सोर्स हम कहाँ से डेवलप करें। सरकार अगर इस चीज को सुधार लेती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बहुत सा चीज कर सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम सुधारने पर यहाँ तो ब्यूरोक्रेट का जो बात कर रहे थे वो तो हावी है। नेता से ज्यादा उनके प्यादे बोलते हैं। अब प्यादों से ही झारखंड चल रहा है, चाहे वो 2000 हो, चाहे वर्तमान स्थिति हो, हावी है। भवनाथपुर के जनता के लिए पावर प्लांट सपना ही रह जाएगा या साकार होगा जनता का सपना? देखिए, जितना भी चीज हम दुनिया में देखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सपना में होता है, और सपना में होने के बाद ही वो धरातल पे आता है। कोई भी आर्किटेक्चर जो है, जो नक्शा बनाता है, वो पहले माइंड में रखता है उसको, उसके बाद धरातल पे लाता है। तो ये सपना नहीं रहेगा, होगा, निश्चित होगा। और आनंद प्रताप देव को मैं व्यक्तिगत तौर पे जो जहां तक जानता हूँ, वो जिद्दी किस्म के इंसान है और इस चीज को करेंगे। उनका कहना है कि जिस दिन सत्र चालू होगा, मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि भवनाथपुर में पावर प्लांट की हमें जरूरत है और वो हमें कब मिल रहा है। एक प्लांट मिलने वाला नहीं है, दूसरा प्लांट कट गया, कट रहा है। तो उसके पीछे आप जाइए ना, 20 साल पहले, 20 साल पहले आपको जाना पड़ेगा। और वो जब हम बात करेंगे तो बहुत लंबा खींचेगा। लंबा नहीं, शॉर्ट टर्म में बताइए। शॉर्ट में एक ही चीज बताएंगे कि जब ये प्लांट लगा, वो भी प्लांट लगाने का श्रेय अगर हम दें तो भैया शंकर प्रताप देव को देंगे, मानिक बच्चा को देंगे। और वो जो है, उनका सोच जो था, वो डेवलपमेंट के प्रति, जो विकास पुरुष का जो झूठा चोला पहन के लोग घूम रहे हैं ना, वो असल विकास पुरुष मेरे वो थे भैया शंकर प्रताप देव, मानिक बच्चा। और उनके रीजन में उनका जो सोच था, 12 ठो हमको लगता है कि छोटा बड़ा डैम टेम बनाए हमारे एरिया में। आपके यहाँ भी जो है तो यहाँ पे रपुरा के आसपास जो है, उन्हीं का बनाया हुआ है। तो सिंचाई से लेके और यहाँ का जो डेवलपमेंट के बारे में उनका सोच था, और उन्हीं का सोच का परिणाम ये आपका सेल का जो है ये माइंस था, ये क्रशिंग प्लांट था, ठीक है। और उससे दो जुड़ा हुआ माइंस था, एक आपका घाघरा हो गया, एक तुलसी दामर हो गया। अब वो स्थापना आपका 1970-72 के आसपास होता है, ठीक है। होने के बाद बीएसएल से चलता था, बीएसएल का ही अपना कैप्टिव माइंस था। अब उस माइंस में आपका सारा कुछ सब ठीक ठाक था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसी बीच में ज्यादा दूर नहीं है, बर्बादी में जो है अपने ही लोग शामिल हैं, बाहर के लोग नहीं शामिल हैं। तो वहां पे यूनियन आता है, इंटक। अब इंटक के हमारे चंद्रशेखर दुबे बगल गांव के यहीं के हैं, उनका एंट्री होता है। ददाई दुबे? हाँ, ददाई दुबे, चंद्रशेखर दुबे। अच्छा। तो उनका एंट्री होता है। और एंट्री होने के बाद उनके साथ जो लोग थे, तो उन लोग जो है सो कि सोचे कि अब तो हम लोग क्यों कम हो गए, हमारे तो बाबा चाचा ही हैं, अब हमको करना क्या है। अब वो हिसाब में किया क्या गया कि उसको आपको सेल से आरएमडी में कन्वर्ट कर दिया गया, रॉ मटेरियल डिवीजन में उनको कन्वर्ट कर दिया गया। और उसका पीछे कारण क्या था कि जो आदमी आपका सिंपल एम्प्लॉय था, उसको E0 मैंने अफसर ग्रेड में कर दिया गया। कहा कि जैसे बांट दीजिएगा कोई चीज को, तो भाई वहां भी तो सब चीज चाहिए ना, उसका भी तो अलग अलग अफसर चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए ना। तो वो सब लोग जो है अफसर बन गए। अब अफसर बनने का परिणाम यह हो गया कि केवल लोग अफसर बन के रह गए, माइंस के डेवलपमेंट पर किसी का ध्यान नहीं रहा। और जितने नेता थे हमारे इंडियन के नेता लोग थे, इन लोग को टूर चाहिए था। कहा भाई तो आपका मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए टूर करते थे,
इनका कोलकाता आना जाना होता था। तो इनको जो है सो कि वेलफेयर डिपार्टमेंट या जहीं से कहीं से भी जो है सोशल डिपार्टमेंट से इनको पैसा मिलता था, पैसा लेते थे, घूमते थे, उस समय कोई कुछ नहीं बोला। और इसमें एक बीच में एक ठो आए थे आपको डीएम लहरी आए थे, और लहरी साहब के आने के बाद जो है यूनियन और लहरी साहब में पूरा बहुत जबरदस्त तनातनी हुआ। और वो एक बात बोल के गए थे, उस समय तो हम लोग लगभग माने बच्चा ही थे, तो बोल के गए थे कि भाई जो माइंस है सो ऐसा हम कर देंगे ना कि जियो ने तुम लोग नहीं चालू कर पाओगे। और लगभग समय था 95-97 95-96-97 के आसपास का समय था। और उसके बाद सिल्का का गेम चालू हो गया कि ये जो लाइमस्टोन है इसमें सिल्का है, और सिल्का जाएगा वहां तो ब्लास्ट फर्नेस में जो आयरन रहता है उसमें डलेगा, और वो डलने के बाद जो है सो कि टाइम टेकन ज्यादा लगता है, कोयला मेरा ज्यादा जलता है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। और वहीं से खेला चालू हो गया, और उस खेला चलते चलते इस स्थिति में आ गया कि टोटल जो है आपका क्रशिंग प्लांट को बंद कर दिया गया। और बंद करने पर लास्ट में ये जो यहाँ पे लीज इनको मिला नहीं, तुलसी दामर का जो लीज था लीज मिला नहीं। झारखंड गवर्नमेंट सब क्या मामला है वो हम नहीं बता सकते उतना डिटेल में, मिला नहीं, इसके चलते ही आपका पूरा सिस्टम बंद है। और यहाँ के जो भी एम्प्लॉय थे सारे लोगों को ट्रांसफर कर दिया, 8-9 लोग बचे हुए हैं। और ई माइंस यहाँ का जो भी जमीन था ये आपका घाघरा का या आसपास का कुछ और थोड़ा सा जमीन है वो राज्य सरकार को जो है सेल हैंड ओवर कर दी। अब बाकी जो है ये भी हैंड ओवर करना है। तो इसमें एक नियम है कि अगर आप कहीं हैंड ओवर करते हैं तो सारा को जो भी चीज है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है यूजलेस है, सारा को डिस्ट्रॉय कर देना है, खत्म कर देना है। और जो भी गड्ढा गुड्ढी आपका है उसको फिलिंग करना है, या आपको एनओसी लेना है कि घेरा हम कर दिए हैं, इतना पेड़ लगा दिए हैं तो हो गया, अब हम चल रहे हैं। तो ये तो काटना इनका मजबूरी है केंद्र सरकार का। इसमें देख लीजिए अगर चूक कोई कर रहा है, सबसे बड़ा चूक कोई कर रहा है तो हमारे पूर्व में जो है भानु प्रताप शाही थे, उनका था कि इस पर स्टेप लेते। जंतर मंतर पर धरना पुरुष हैं, जाके धरना पे बढ़ जाते जंतर मंतर पर। धरना पुरुष धरना करने पुरुष नहीं, धरना भी देते थे ना पहले। रोड के लिए धरना देते थे, रोड बन जाता था ना। सेल के लिए बहुत धरना किए हैं। ट्रक जो है लोड होता था, बैठ जाते थे तो वो ट्रक रुक जाता था, ये सब करते थे। तो यहाँ का जो भी समस्या था उसको लेके सांसद थे इनके ना, सांसद को घेरते, सांसद के साथ जाके जंतर मंतर पर बैठते, मोदी जी के बगल में बैठते तो मोदी जी से कहते कि हुजूर कम से कम कुछ तो कर दीजिए इसको, और कुछ नहीं तो सीमेंट प्लांट में तो कन्वर्ट कर दीजिए। हमारा जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का हम जहां तक जानते हैं 12 से 15 तरह का हम जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं उसका, इसी पत्थर का जी। इसमें सिल्का का मात्रा जो है उसमें आप जो है सेरेमिक पाउडर होता है, बना सकते हैं उसको पीस के ग्राइंड करके उसको बना सकते हैं। उससे जो है आपका यूज होता है आपका अथी में ये जो साबुन बनता है, कौन साबुन, बर्तन धोने वाला हो गया, कपड़ा धोने वाला हो गया, उसमें यूज कर सकते हैं हम। उसका डिस्टेम्पर बना सकते हैं, पेरिस और प्लास्टर बना सकते हैं केमिकल मिला के। जब महाराष्ट्र और कच्छ का, गुजरात का जो है मिट्टी से हम सीमेंट बना सकते हैं, इससे हम सीमेंट नहीं बना सकते हैं। तो हम सांसद से सीधा सवाल यही किए थे, आज से जब मैं भाजपा में था तब सवाल किए थे, उसके बाद उनका मैं दुश्मन बन गया। उनको पूछा कि सर 8 साल हो गया, आपको अपना प्लांट का फीडबैक कभी पता नहीं है। एक मैंने सेंट्रल का एक योजना पूरे पलामू प्रमंडल में चल रहा है, वही बंदी के कगार पे है। आप कह रहे हैं कि राजीव जी फीडबैक ले लेंगे तब हम बात करेंगे, ये कोई बात तो नहीं हुआ। तो नहीं, सो यहाँ का ये है, इसमें जो आपका सीमेंट है, सीमेंट बनने लायक नहीं है ना। हम कि यहाँ का सीमेंट बनने लायक है, जपला का भी सीमेंट बनने लायक नहीं। जपला में क्या हो सकता है? अरे जो भूमि है, कम से कम जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नाम से नामित है, उस भूमि पर कुछ तो कर दीजिए ना। हम कि बगल में आपके निशिकांत दुबे हैं, यहीं पे अति गुड्डा पड़ता है लोकसभा, वहां पे जाके देखिए क्या था, कुछ था? कुछ भी नहीं था। आज वहां जाके देखिए ना भाई, प्लास्टिक पार्क हो गया, वहां पर रेलवे आ गया, वहां पर एरोड्राम आ गया, वहां पे आपको ये जो छोटा छोटा कुटीर उद्योग जो है वो लगाया गया। आप साबुन जो है बना था वहां के, वहीं के लोगों के समूह से साबुन बनता है। उस साबुन जो है बनता है नहाने का साबुन, खींचने का साबुन, और विदेश तक सप्लाई है। वो जीप बैटरी वैटरी हो गया, वो सब भी वहां बन रहा है। जो बैटरी की कंपनी है, एवरेडी या जीप का कोई कंपनी है, वहां पे हो रहा है। तो एक आदमी सोच सकता है, तो आप केवल बस खाली आए उधर से कहा भाई तुम डीजीपी हैं, साहेब उस दिन भी थे, साहेब आज भी हैं। उस दिन की तरफ थी पलामू की जनता, आज भी तरफ है। जब पलामू में ही आता है आपका भवनाथपुर। अब भवनाथपुर की जो स्थिति है उसके लिए सारा सर जिम्मेवार यहाँ के सांसद और यहाँ के पूर्व के विधायक है।
अनंत प्रताप देव तो अपना काम कर दिया, उनका जो पूर्वज थे तो काम कर दिए। अनंत प्रताप देव के कंधे पर फिर से बोझ है, और इसको हमको जहां तक मेरा आत्मविश्वास है, इसको हल करेंगे, इसका समाधान होगा। नागपुर के वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव जी के द्वारा जो पावर प्लांट लगाने का यहाँ पे बात कही जा रही है, बहुत घोषणा भी हुआ है कि पावर प्लांट लगाया जाएगा, तो क्या यह संभव है कि लग सकता है? देखिए, अभी तो लोग वहां धरने पे बैठे हुए हैं क्रशर प्लांट को लेकर। क्रशर प्लांट को लेकर। क्यों नहीं, क्षेत्रीय विधायक हैं, चले जाते मिलने। आज तक तुम नहीं गया मिलने धरने पर जितने लोग बैठे हुए लोग? 2 बार गए। 2 बार गए हैं? जी जी, 2 बार गए हैं। आश्वस्त करके आया है? बिल्कुल आश्वस्त किए हैं, सारा मुद्दों को लेके मुख्यमंत्री से मिले हैं, उद्योग मंत्री को दिए हैं, चिट्ठी दिए हैं, वो अपना काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अब पहला ये जब विधानसभा सत्र चलेगा उसमें यह देखना है कि वो सवाल कितना करते हैं, कितना जनता की हक में बात करते हैं। हमें यही देखना है कि क्रशर प्लांट इतना दिनों से बंद है। एक तो भानु प्रताप शाही पहले नौजवान संघर्ष मोर्चा उनका मोर्चा था, उसके बाद बीजेपी में आए, तो बीजेपी में आए, चुनाव जीते, सरकार बीजेपी की नहीं बनी, जेएमएम की बनी। फिर अभी अनंत प्रताप देव विधायक भी हैं और उनकी सरकार भी है। तो अब यही एक परीक्षा है, या 5 साल में जनता यही अगर उनको वोट करके लाई है, तो वोट करके लाई है तो इसी उद्देश्य से लाई है कि उनका 2-4 मुद्दा था कि भाई सेल क्रशर प्लांट उसको हम शुरुआत करेंगे, तो उनकी वही परीक्षा है कि वो इस बार क्या करते हैं। तो हमें देखना यही है कि वो इसकी कब शुरुआत करते हैं, क्या करते हैं, यही है हमारा। मतलब उन पे भी आपका विश्वास टिका हुआ है कि करते हैं? झारखंड में उनकी सरकार है और जेएमएम के विधायक भी है। हाँ, दोनों है। पहला चीज तो कि जब विधायक बने तो हम लोग को उम्मीद था कि पलामू प्रमंडल से भाई मंत्री जी बनेंगे। अपना दमखम पूरा इन्होंने दिखाया, लेकिन मंत्री तो नहीं बन पाए। अब यही दमखम दिखाना है कि इसकी शुरुआत कर दे, कम से कम मंत्री पद भले मिले या ना मिले, लेकिन जनता की आस जो आप दे करके अपने कुर्सी पर बैठे हैं, तो उसकी आस को आप बेकार नहीं जाने देंगे। आप से हम विशेष रूप से आग्रह भी करेंगे कि इसकी शुरुआत कर दी जाए, एक प्लांट हो जाएगा, क्षेत्र के लोग, युवा लोग इधर उधर जो भागते हैं वो वहां पर जाकर के काम करें। जबरदस्त सवाल होगा आपके लिए कि आपकी सरकार है, लोगों का कहना है, बहुत लोग ऐसे ऐसे बात किए कि जब से जेएमएम की सरकार आई है, ब्लॉक से लेकर के, थाना से लेकर के, हॉस्पिटल से लेकर के विद्यालय पर भ्रष्टाचार का बोझ चढ़ा हुआ है। क्या भ्रष्टाचार का बोझ जेएमएम सरकार आने से चढ़ा हुआ है कि जेएमएम सरकार से पहले भी भ्रष्टाचार का बोझ था? थाना में चले जाइए तो गरीब हो, धनी हो या कोई भी हो, वहां चढ़ावा चढ़ाना है। आप चले जाइए ब्लॉक में, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसको भी चढ़ावा चढ़ाना रहता है। ये तो आप भी वाकिफ हैं, आप भी जान रहे हैं, ये नहीं कि हम अपने से मन गढ़ंत बात कर रहे हैं। आप भी ये भी जान रहे हैं कि हॉस्पिटल में चले जाइएगा, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं, करोड़ों का बिल्डिंग बना, 10 करोड़ 15 करोड़ का बिल्डिंग बने हुए हैं। आपके बगल में कंडी हो गया, केतार हो गया, खरौंदी हो गया, बनाकपुर हो गया, लेकिन वहां प्रॉपर डॉक्टर नहीं बैठ पा रहे हैं। क्या इस विषय में आप दोनों लोग बताइए कि इस विषय में क्या है? आप शुरुआत करिए इस चीज का। मैं भ्रष्टाचार पे बोलना है। हाँ, भ्रष्टाचार जो आपका क्षेत्र में हो रहा है, ये जेएमएम के सरकार में हो रहा है, ऐसे लोगों का कहना है। जहाँ तक बात रह गया भ्रष्टाचार का, तो हेमंत सरकार बनने के बाद लगातार कार्रवाई हुआ, कुछ लोग एसएबी के द्वारा पकड़े गए, और अभी रांची में जो हुआ था तो देखबे किए, 1-2 लोग जहाँ भी सूचना मिल रहा है उन पर कार्रवाई हो रही है। और रह गई बात भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार हमारा सिस्टम में जो है ना, जिस तरह से अब पानी है, अब पानी में हम पेट्रोल मिला दें, उसके बाद क्या है कि दोनों को अलग अलग करो, थोड़ा मुश्किल काम है, समझ गया ना। पानी में तेल को मिला के उसको अलग करना मुश्किल काम है, लेकिन फिल्टर लग रहा है और बहुत जल्द इस पर होगा। और एक दिन का चीज नहीं है ये, तो हमारा मैंने क्या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोग जाते हैं ब्लॉक में, जी जी, या फिर आपका पंचायत भवन जाते हैं, उसमें लगता है 500 से 1000 रुपए का घूस। क्या यह सही है? नहीं, ऐसा अगर हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। क्या आप नहीं जान रहे हैं कि हो रहा है, आप बोल रहे हैं?
नहीं ऐसा क्या हो, आपकी सरकार में हो रही है इसलिए आप नहीं। ताला लगाए हुए हैं? कहने का मेरी सरकार हो या मेरे से पहले की जो सरकार हो, हाँ, उस समय भी मेरी सरकार थी, आज भी मेरी सरकार है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये चीज हो रहा है, और जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इस पर बहुत सख्त है हेमंत सरकार, और इस तरह का मतलब जीरो टॉलरेंस का हिसाब किताब है, और इन पर कार्रवाई निश्चित तौर पे होगा। और विशेष करके जो हम बता दें कि देखिए, एक दिन में कोई हम भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर हम तो बताए कि लेकिन एक्शन होने के बाद तो खत्म हो सकता है। बिल्कुल, मान लीजिए बड़े बड़े पदाधिकारी जितने हैं उस पर लगा करके लोग यहाँ करप्ट है, उसको लगा करके, मेरा सुझाव है, जी हम अपने सुझाव रख रहे हैं कि बड़े बड़े जितने भी अफसर हैं, और कि 50 अफसर को डायरेक्ट घिसविस कर दिया जाए, पूरे झारखंड में नहीं पूरे देश में सनसनी मच जाएगा, लोग गलत करने से कांप जाएंगे। क्या फिल्म देखिए, एक फिल्म देखिए जो नायक अनिल कपूर का नायक फिल्म था, देख रहे थे ऑन द स्पॉट हर एक काम होता था। नायक मूवी में देखिएगा कि जो राशन देने वाला डीलर रहता था उसको तुरंत सस्पेंड, जो अफसर गलत करता था उसको तुरंत सस्पेंड, तुरंत हटा देते, डाटा उसको लेटर पकड़ा, और दूसरे किसी का क्या नाम है तेरा, फटाफट डाल करके उसको बना दिया जाता था। क्या उससे, ऐसा करने से झारखंड का मतलब झारखंड में करप्शन मुक्त हो सकता है या नहीं? करप्शन देखिए, जो होता क्या है ना कि करप्शन मुक्त करने वाला ही लोग करप्ट हो जाते हैं, है ना। मतलब वहीं तक करप्ट बढ़े। बात ये है बात ये है कि अभी भाजपा स्वच्छता अभियान चलाया था ना, और एकदम जो है कहा भाई तो हम किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और जितने भी माने यहाँ के हाइपर भ्रष्टाचार, जो माने भ्रष्टाचार के अकाट में डूबे हुए हैं, सारे लोग का आगमन होता है, बीजेपी में शामिल होते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, भ्रष्टाचार को कहाँ से खत्म कीजिएगा बताइए। नहीं, बात देखिए नेता का नहीं है, हाँ। हम ब्लॉक का बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल का बात कर रहे हैं, थाना का बात कर रहे हैं, सरकारी जितने भी संस्थान हैं उसमें बात कर रहे हैं, जिससे जनता को तकलीफ ना हो। जनता के तकलीफ के लिए हमारी सरकार, माननीय हेमंत सरकार पूरी जो है एक्शन में है, एक्शन मोड में है, और कार्रवाई इस पर हो रहा है। और आपका जो बात है निश्चित तौर पे बहुत बड़ी बात है, और इस पर कार्रवाई हम लोग मांग करेंगे कि इस तरह का हो, और इस तरह का कहीं भी अगर होता है तो उसको आप भाई एक्टिव जो है पत्रकार हैं, सारे खबर को खबर रखते हैं, खबर तक की खबर रखते हैं, तो आप निश्चित तौर पर बताइए, और हम लोग अपने से प्रयास करेंगे। और हम लोग दोनों जो भी है, मीडिया हो या सोशल एक्टिविस्ट हो या कोई नेता हो, सारे लोग मिलकर इस पर लगेंगे तो कुछ हद तक तो हम लोग कर सकते हैं, बहुत हद तक सुधर सकता है। जी, इसमें कोई नहीं। और एक प्रश्न आपका छूट गया अभी, बोले कि हॉस्पिटल है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। अब हॉस्पिटल का जो है जब नाम लेते हैं ना तो हमको 2005 याद आता है। 2005 याद आता है? जी। ईस्वी 2005 रुपया 2005 ईस्वी याद आता है। और उसमें देखिए, चूंकि भानु प्रताप शाही नौजवान संघर्ष मोर्चा से जीते थे, और जीतने के बाद उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था कोड़ा कैबिनेट में, और वो बने, और बनने के बाद आज भी भुवनापुर में एक बिल्डिंग है, उसका शायद संजय पांडे करके कोई अभिकर्ता थे उसके, और इनका 4-6 लोग का टीम था, उसमें काम करता था साथ में। आज भी बिल्डिंग अधूरा है। तो अब सोच लीजिए कि एक पिछड़ा क्षेत्र का एक समाजवादी नेता का बेटा होने के बाद, और एक जो है सो कि मतलब युवा होने के बाद उस तरह का काम करते हैं अपने एरिया में। अगर उस समय चाहते तो जो गोड्डा में उनका जो हॉस्पिटल बन रहा था 100 बेड का, उस हॉस्पिटल को यहाँ पे बनवा सकते थे, नहीं बना। तो हमारा एक तो बना है हॉस्पिटल आपका पाचा डूमर। देखिए, हमारा अब हॉस्पिटल बना, डॉक्टर तो आपको कमीशन ही ना देगा जी, नहीं। बिल्डिंग बनेगा तो बिल्डिंग में जानते हैं सर आप भी कितना कमीशन चलता है, सब जगह है बटा हुआ। तो जो बिल्डिंग है, जो भी हेल्थ सेंटर है, सारे हेल्थ सेंटर हो, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो, रोड डेवलपमेंट का काम हो, इनमें जो सिस्टम से आता है, वो जो सिस्टम समझ रहे हैं, वो सिस्टम में सबको जाता है। करके ऐसे एकदम पूरा हो जाना है। बिल्डिंग बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। अब हम उसमें डॉक्टर की जो बात करते हैं, तो अभी तो उड़ीसा का हम लोग थोड़ा देर बात कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम वहाँ का इतना अच्छा डेवलप है कि हमारे यहाँ के लड़के भी वहाँ पढ़ने जाते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल का भी। अभी हमारे यहाँ का एक चचेरिया का लड़का है, नागेंद्र प्रसाद यादव के लड़के, और वो डॉक्टर हैं, और उनकी पढ़ाई वहाँ पे हुई थी, उड़ीसा में हुई थी, और उड़ीसा में वो आप कर रहे हैं। उसके बाद एम्स गए, एम्स में अभी जो है वहीं पे काम कार्यरत हैं।
तो कहने का मतलब कि हमको मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुलवाने की आवश्यकता है, और हम जनसंख्या जिस अनुपात है उस हिसाब से हमारे पास डॉक्टर होने चाहिए। इसके लिए सरकार गंभीरता पूर्ण जो है सो है और इस पर काम करेगी, और निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में काम हो रहा है, और आने वाला समय में 1-8 साल के अंदर आपको परिणाम मिलेगा। हो थाना हो, हॉस्पिटल हो, या फिर कहीं भी है, वहाँ पे कमीशन बना हुआ है 5%, 5%, 3%, 2%, 1%। एक बार पेपर में भी छपा था कि वीडियो 5%, आपका थाना हो गया, थाना का तलब हो गया, पंचायत सेवक हो गए, फिर वीडियो हो गए, बीपीओ हो गए, मुखिया हो गए, सबका परसेंटेज एक बार छपा हुआ था पेपर में। तो क्या भ्रष्टाचार में परसेंटेज को हटाया जा सकता है, भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है या नहीं? एक तो डायरेक्ट आरोप कर रहे हैं कि यह पहले से ही है भ्रष्टाचार। हाँ, उन्होंने एक लाइन कहा था कि पेट्रोल में पानी और पानी में पेट्रोल। तो रघुवर दास जी ने तो सफाई शुरू ही कर दिया था। हमने तो पहले भी चर्चा किया ना कि 181 क्यों आपने बंद कर दिया भाई? आप 181 चालू रखते। अगर कोई गरीब व्यक्ति, अगर उनके पास पॉकेट में पैसा नहीं है, तो बिना मतलब का ब्लॉक में समय व्यतीत कर रहे हैं और बिना मतलब का थाने में समय व्यतीत कर रहे हैं। पैसा है तभी आप जाइए, पैसा नहीं है, आपके डेड बॉडी पर लोग पैसा लेते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है? मरे हुए व्यक्ति पर पैसा लिया जाता है। तो ऐसी हेमंत सरकार है। हेमंत सरकार को 181 अगर चालू रखती तो हर व्यक्ति फोन कर सकता था कि साहेब हमारा पंचायत सेवक, रोजगार सेवक जो है 500 रुपया पैसा मांग रहा है, ऑपरेटर 500 रुपया मांग रहा है, त्वरित कार्रवाई होती थी ना। लोग डरते थे कि कहीं 181 पर कॉल न कर दे। तो वो रघुवर दास जी की सरकार थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो करके दिखाया था, जो सफाई अभियान चलाना शुरू कर दिया था। तो भ्रष्ट तो यहाँ इसकी सरकार है, जेएमएम गठबंधन की सरकार है। क्यों रात भर बालू चलता है भाई? क्या मतलब है? दिन में क्यों नहीं चलाते हैं? आप चोरी कीजिए, अच्छे से कीजिए, दिखाकर कीजिए। आप रात भर बालू चलाते हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है एक्सीडेंट में बालू से। यही तो भ्रष्टाचार है। सरकार खुद भ्रष्ट है। सरकार को तो हर चीज के लिए पैसे की जरूरत है। वो अवैध रूप से कैसे पैसा है, सरकार इस पर ध्यान रखती है। वो किसी अधिकारी अगर ईमानदार भी है तो वो मजबूर है, क्योंकि उनको तो पैसा देना है, सरकार तक पैसा पहुंचाना है, महीने हो सप्ताह हो, उनको पहुंचाना है। तो मजबूरी में अधिकारी भी बेबस होकर के पैसे की जरूरत मांग करते हैं। ये स्थिति है। भ्रष्टाचार के बारे में हम कहेंगे तो हम विशेष रूप से ज्यादा जानते हैं भ्रष्टाचार को कैसे इस पर कैसे हम कार्रवाई करवा सकते हैं या कर सकते हैं, या बहुत सालों से हम इस पर एनालिसिस कर रहे हैं इस चीज को लेकर के। हमें याद है कि 2017 में रघुवर दास जी की जब सरकार थी, उस समय आया था उज्ज्वला योजना, और उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को मुफ्त में रघुवर दास जी ने फ्री गैस चूल्हा देने का काम करते थे। और उज्ज्वला योजना फ्री गैस सिलेंडर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये योजना था। उसमें कुछ एजेंसियों ने, कांडी प्रखंड में ही कुछ एजेंसियां ने 1200 रुपये घूस लेने की शुरुआत की। हम गए, माननीय मुख्यमंत्री से मिला, अपनी बातों को रखा कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई एविडेंस लाइए आप, हम तुरंत त्वरित कार्रवाई करेंगे। हम रांची से यहाँ आ गए और गांव-गांव में घूम करके जिसने जिसने पैसा लिया था सबका हमने नोट डाउन किया, वीडियो रिकॉर्ड किया, सारा कुछ किया। हम उपायुक्त को भी हमने भेज दिया था और डायरेक्ट हमने मुख्यमंत्री से मिला, भाई कि ऐसा ऐसा है, आप देख लीजिए। वो देख करके हैरान हो गए। वो त्वरित वहीं से उपायुक्त को उन्होंने फोन किया और दोनों एजेंसियों को सील कराया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार थी। ये बीती कहानी में अपने तरफ से मैं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ त्वरित घटना घटी थी उज्ज्वला योजना को लेकर के। और जितना आपने पहले भी अभी धरने पर हमने बैठा था दवाई को लेकर के, तो जनता और सामाजिक कार्यकर्ता अगर चाह जाए कि भ्रष्टाचार को हमको कैसे खत्म करना है, एक कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, जनता को हम बार बार आग्रह करते हैं कि आपसे कोई भी किसी एवज में पैसा मांगता है आप हमसे बताएं। लेकिन जनता क्या करती है, आजकल जनता स्मार्ट भी हो गई है। पहले वो बताएगी कि घूस ले रहे हैं, और फिर वो जब सेट हो जाता है तो फिर पीछे हट जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो आने वाला जो समाज में जो सामने व्यक्ति आ रहा है वो उसकी बदनामी हो जाती है। अगर दवा को मामले को लेकर के अगर हम मुद्दे को उठाए थे और जिसने फेंका
हमको शॉक्ड हो गए वो देख करके, वो कहानी सुन करके। हमें तो लगा कि स्वास्थ्य विभाग ने काम किया है, लेकिन नहीं, वो तो शिक्षा विभाग का व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने इस दवा को फेंका है और उस व्यक्ति से हम रोज मिल रहे हैं। आप हमें बताएं कि किसी भी मुद्दे को अगर हम उठाते हैं तो अगला क्या करता है, जिसने गलती किया हो आपसे संपर्क करेगा, आपसे पैसे की देने की बात कहेगा। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता अगर ईमानदारी पूर्वक चल रहा है तो समझिए कि जलता हुआ आग पर खाली पैर चल रहा हो। अगर उसे 1% भी अगर लोभ लालच नहीं है तो समझिए कि बहुत बड़ी उसकी ईमानदारी है। तो हमने भाई उस पर तो कार्रवाई करना, हमको था कि भाई हमको कार्रवाई हो। हमने कितना भाग दौड़ किया, हमने मुख्यमंत्री उस समय चंपई सोरेन दादा थे, हमने उनसे मुलाकात की, हमने शिक्षा विभाग से बात की, हमने स्वास्थ्य विभाग की, एक एक मतलब किसी मुद्दे को अगर मैं उठाता हूं तो यहाँ से लेकर के राज्य के एक एक व्यक्ति तक मैं पहुंचने का प्रयास करता हूँ, चाहे वो डीजीपी साहब हो, चाहे कोई हो। मुझे कार्रवाई चाहिए भैया। एविडेंस जब मेरे पास है तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको और एक कहानी बताते हैं डुमरसुता हाई स्कूल का। आनंद प्रसाद यादव था और आनंद यादव एडवांस हाजिरी बना करके गायब रहता था, उसकी शिकायत हमको बराबर मिलता था। एक बार मैं स्कूल गया, वो गायब था और अटेंडेंस एडवांस बना हुआ था भाई, और मैं वहीं से लाइव, ये जगन्नाथ दत्त थे शिक्षा मंत्री जी, उनको भी जोड़ा था और सबको जोड़ करके रखा था। कार्रवाई नहीं हो रहा था। हम सीधे गए वहां शिक्षा विभाग में, वहां के सचिव से मिला, वहां शिक्षा मंत्री जी से मिला। भले वो सच में टाइगर जगन्नाथ महतो जी थे, उन्होंने त्वरित डीईओ और डीसी सबको फोन लगाया और हमें 5 मिनट बताया कि उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। तो आनंद प्रसाद यादव सस्पेंड हो गए। तो ऐसी कई घटना मैं आपको छोटा छोटा बताऊंगा। ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हो गई। छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो ये भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जा सकता है। भ्रष्टाचार पर तो हमको काम करना होगा। अभी हमने बहुत सारा, सूचना के अधिकार से मैंने बहुत सारा हिसाब मांगा है। अभी ये देखना है कि आप देख रहे होंगे कि ये गढ़वा से लेकर के श्रीनगर का ये जो योजना है सड़क का, लमारी में सड़क नहीं बना, कांडी में सड़क नहीं बना, कुछ भाग मझियाओं में भी सड़क नहीं बना है। जो कंपनी जिन्होंने काम किया 47 किलोमीटर सड़क बनाने का, श्रीनगर गांव तक नहीं पहुंचा। सोन तटीय उसका योजना का नाम था, सोन तटीय इलाके तक, वहां तक सड़क नहीं बना है। फिर आपका कांडी में सड़क नहीं बना, मझियाओं में नहीं, कुछ भाग नहीं बना है, लवारी में भी नहीं बना है, नाली और सड़क। इसकी हमने सूचना के अधिकार से हमने मांगा है भाई कि आपने अभी तक सड़क क्यों नहीं बनाया, इसका क्या कारण है। आप नहीं बनाएंगे हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो। तो एक सामाजिक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें जागरूक होना पड़ेगा, एक एक जनता की जागरूकता को दिखाना पड़ेगा। एसीबी से आप सहयोग ले सकते हैं, तो जनता भी सुधरे और सरकार को भी सुधरने की जरूरत है, तब जाकर के भ्रष्टाचार जो है को कम किया जा सकता है। आप एक मूवी भी देखे होंगे, अक्षय कुमार का था, क्या उसका नाम नहीं याद आ रहा है, गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक। तो गब्बर इज बैक में क्या था कि वही डेड बॉडी से पैसा लेना। तो उसी प्रकार से ब्लॉक भी हो गया कि मृत्यु प्रमाण पत्र से भी हम पैसा लेंगे। अगर कोई सोन में डूब करके कोई मर गया, 4 लाख रुपया उसको देना है, तो 25,000 रुपए पहले अधिकारी मांगते हैं। तो वो डेड बॉडी पे ही पैसा ले रहे हैं ना। उनकी इतनी सोच नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि वो मरे हुए व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं, किसी विधवा से पैसा ले रहे हैं। विधवा पेंशन कराने जाइए 1,000 रुपया की मांग की जाती है, तो वो आपको लगेगा। तो अधिकारियों को भी, छोटे छोटे अधिकारियों को भी सोचने की जरूरत है, और कुछ ईमानदार अधिकारी होते हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि हमारे साथ दोनों जेएमएम के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी जुड़े हुए थे और हमारे शशांक शेखर भैया भी जुड़े हुए थे। दोनों की बात आप लोग सुने। आप लोगों को भ्रष्टाचार में जो कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने क्षेत्र के बारे में जो भी समस्या हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए प्रवाह न्यूज़ 24 के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।